दोस्तों, रात के 11:30 बजे हैं। आदि आज अपनी फेवरेट चोकोमोको चॉकलेट लेने के लिए स्टोर पर जा रहा है। उसे ये बात नहीं पता कि जिस स्टोर पर वो जा रहा है वहाँ दोपहर से ही जेसन अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। गाड़ी को पार्क करने के बाद अचानक कुन्नू का फोन आ जाता है। आदि सोचता है हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, इसलिए उसने फ़ोन किया है। लेकिन उसे पता लगता है फ़ोन उठाने के बाद कि कुन्नू तो फ़ोन पर ही उसे ऑर्डर दे देता है कि मेरे लिए लार्ज चीज़ वाला बर्गर लेकर जरूर आना। आदि कुन्नू की ये बात काफ़ी ध्यान से सुन तो रहा होता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि आज की रात उसके लिए कितनी भयानक होने वाली है। कुन्नू से बात करते हुए आदि स्टोर के अंदर चला जाता है और काउंटर की तरफ ध्यान नहीं देता और सीधा ही अंदर चला जाता है। इसी बीच जेसन उसे देख लेता है। वो बोरी में कुछ डाल रहा होता है, लेकिन आदि की नज़र उस पर नहीं पड़ती। वो अपनी फेवरेट चोकोमोको चॉकलेट्स इन्वेंट्री में ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। तो वो स्टोर कीपर से पूछने के लिए जाता है कि अंकल से ही पूछ लेता हूँ। लेकिन आगे जाने के बाद जब आदि फर्श की ओर देखता है तो वहाँ चारों तरफ केवल खून ही खून होता है, जिसे देखकर आदि काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में उसने पहली बार इतना खून देखा है। वो अपना सर पकड़ लेता है और समझ नहीं आता कि ये यहाँ चल क्या रहा है। आदि इससे पहले कुछ समझ पाता, उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पड़ी मुंडी पे कि ये मुंडी तो अंकल की है। आदि अंकल को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो इससे पहले भी इस स्टोर पर कई बार आ चुका है। लेकिन अंकल का ये हाल आखिर किया किसने? इधर आदि अपनी सोच की दुनिया में डूबा होता है कि उसका ध्यान नहीं जाता कि उसके पीछे खूनी जेसन आकर खड़ा हो चुका है, कि तभी जेसन पीछे से अचानक हमला कर देता है और वहीं आदि को जख्मी कर देता है। आदि उसे देखते ही बोलता है, तुम तो वही खूनी जेसन हो ना जो कल जेल से फरार हो गया था, जिसके पीछे 70 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है, और तुमने ही दुकान के मालिक को मारा है। बस फिर क्या? ये सुनते ही जेसन अपना खंजर उसकी तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन वो खंजर आदि को लगता इससे पहले आदि वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। आदि का काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है। इधर जेसन भागा भागा अपनी खंजर के पास जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खंजर काफ़ी अंदर तक फंस जाता है और उससे नहीं निकल पाता। लगता है जेसन को अब रिटायर हो जाना चाहिए। आदि को काफ़ी गहरी चोट लगी है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। उसे यहीं कहीं आसपास में छिपना होगा। आदि सामने की ओर ही दीवार के पीछे अंधेरे में जाकर बैठ जाता है और इधर जेसन फाइनली अपना खंजर निकाल लेता है, जिसे निकालने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। कुन्नू और आदि की पूरी बात ना होने के कारण कुन्नू आदि को फिर कॉल करता है, लेकिन इस बार वहाँ पर जेसन होता है। आदि का फ़ोन यहीं गिरा हुआ है। जेसन देख लेता है और उसके बजते ही सीधा उसे लात मारकर तोड़ देता है। कुन्नू का फ़ोन अचानक कट जाता है, जिससे वो टेंशन में आ जाता है। फ़ोन को चूर चूर करने के बाद जेसन को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है और अब वो सोचता है कि फ़ोन का तो काम तमाम कर दिया, अब बचा वो लोंडा है, बस उसको ढूंढना है। लेकिन आदि को वो नहीं देख पाता कि आदि सामने छुपा हुआ है। आदि को अगर इसने देख लिया तो यहीं वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि जेसन एक बार जिसे देख लेता है उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। अब वो रोड के दूसरी तरफ जाने लगता है कि शायद वो लोंडा ज़्यादा दूर तक नहीं गया होगा, लेकिन आदि यहीं छुपा हुआ है और वो गाड़ी की तरफ देखता है कि अगर वो गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाए तो शायद बच सकता है। लेकिन अगर जेसन ने उसे देख लिया तो वो यहीं की यहीं से मार देगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तो अब आदि को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। आदि को चुपचाप बस गाड़ी तक जाना है और झुकते हुए आदि चुपचाप गाड़ी की तरफ जाने लगता है। बस जेसन के आने से पहले उसे यहाँ से निकलना होगा। आदि छुपते छुपाते गाड़ी तक तो पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला होता है उसे एहसास होता है कि सामने कोई है, लेकिन सामने घना अंधेरा होने के कारण उसे कोई नज़र नहीं आता। लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ें आ रही हैं। तभी जेसन अचानक सामने से आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन आदि बाल बाल बच जाता है और वहाँ से भागना शुरू हो जाता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आदि जिसे चोट लगी है और उसके पीछे पड़ा है जेसन, हट्टा कट्टा एक लोंडा। तो अब आदि का क्या होगा पता नहीं, लेकिन आदि बस अपनी जान बचाने को भाग रहा है। कुछ दूर तक भागते हुए आदि काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और थक कर एक मकान के सामने रुक जाता है और फिर उसी बिल्डिंग में जाकर घुस जाता है। इतनी आधी रात में आदि किसी का दरवाज़ा खोलता है और उस बिल्डिंग में चला जाता है। अगर लोगों ने देख लिया तो उसे चप्पल से मारेंगे, लेकिन जेसन उसे अंदर जाते हुए देख लेता है और साफ साफ उसे सब समझ आ जाता है कि ये लोंडा क्या करना चाहता है। टेरिस पे पहुंचने के बाद आदि झट से दरवाज़ा बंद कर लेता है और इतना टाइट से लॉक करता है, इस उम्मीद से कि जेसन ऊपर ना आ सके। जेसन काफ़ी कोशिश करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता। आदि सोचता है वो सेफ है, लेकिन वो जेसन को नहीं जानता। जेसन गुस्से में आता है और एक लात में दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाजे के टूटते ही आदि दूर जाकर गिरता है मुँह के बल, और आदि को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं की वहीं बेहोश हो जाता है।
लेकिन इन लोगों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि इतने रात के सन्नाटे में इन्हें खामोशी से कोई दूर से देख रहा है, जिसे देखकर लगता है ये भी तिहाड़ जेल की सज़ा काट चुका है। और इधर कुन्नू अपनी फटफटिया लेके रात के अंधेरे में निकल जाता है, वो भी सुनसान सड़क पर, इस उम्मीद से कि आदि सही सलामत हो, उसे कुछ हुआ ना हो, क्योंकि आदि कभी भी अपना फ़ोन स्विच ऑफ इस तरह नहीं करता और कुन्नू का फ़ोन मिस नहीं करता। रात के अंधेरे में इतना खतरनाक मंजर देखने के बाद भी बुच्ची को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो पूरे स्टाइल के साथ जाकर अपनी बाइक पर बैठता है, क्योंकि बुच्ची का अपना एक उसूल है, आग लगे बस्ती में बुच्ची अपनी मस्ती में, और फिर अपनी तूफ़ानी बाइक शुरू कर देता है। खूनी जेसन सोचता है कि वो हर किसी को आसानी से हरा सकता है, लेकिन आज वो एस रैंक के हंटर से मिलने वाला है, जिसके बारे में उसने आज तक नहीं सुना। और फ्लो में अपनी बाइक को बुच्ची बिल्डिंग से ही सीधे कूदा देता है, वो भी सीधा जेसन के ऊपर ही। बुच्ची का इरादा सीधा साधा है, जेसन के मुंह पर अपनी बाइक दे मारना, लेकिन जेसन उस बाइक को अपनी ओर आता देख लेता है और बुच्ची का प्लान फेल हो जाता है और जेसन इसी बीच नीचे गिर जाता है, वो भी काफ़ी तेज़ी से। बुच्ची आदि के पास जाता है उसकी हालत देखने के लिए, लेकिन तभी बुच्ची को पता लगता है ये तो बेहोश पड़ा है, तो उसे काफ़ी इज्जत के साथ उठाने लगता है, लेकिन आदि नहीं उठता। कुछ देर बाद काफ़ी हिलाने के बाद आदि को होश आता है। आदि अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कहीं पर भी खूनी जैसा नज़र नहीं आता, उसे केवल अपने पास में खड़ा एक गंजा नज़र आता है। आदि उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस पैर को मेरे ऊपर से हटाओ और ये बताओ तुम हो कौन। बुच्ची कहता है मेरा नाम बुच्ची है और मैं एक हंटर का काम करता हूँ। आदि कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ वो खूनी जेसन कहाँ गया, अभी तक तो यहीं अपनी ऐसी तैसी करा रहा था। बुच्ची कहता है हाँ वो था तो यहीं, लेकिन वो जस्ट तुम्हें मारने वाला था, इसलिए मैंने उस पर हमला किया पर वो नीचे गिर गया। आदि कहता है ऐसा है तो हमें जल्दी नीचे जाकर उसे देखना चाहिए, बड़ा खतरनाक आदमी है वो। फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं खूनी जेसन को ढूंढते हुए और आसपास देखने लगते हैं, यहीं कहीं पड़ा होगा वो मस्टंडा, लेकिन आसपास उन्हें कुछ नहीं मिलता। बुच्ची रोड के दूसरी तरफ जाकर देखता है जहां उसे गिरे हुए होना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी उन्हें कहीं पर भी खूनी जैसा नजर नहीं आता। दूसरी तरफ हम कुन्नू को देखते हैं जो कि आदि को ढूंढते हुए शहर में एंटर हो जाता है और उसे याद था कि आदि का फेवरेट स्टोर कौन सा है, वो ज़रूर उसी पे गया होगा। अंधेरे में इतनी सुनसान सड़क पर चलते हुए कुन्नू को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन वो फिर भी हिम्मत कर कर आदि के लिए जा रहा था, क्योंकि आदि उसका चड्डी बड्डी है, वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। कुन्नू को जाते जाते आगे खुला हुआ स्टोर दिखता है, तो कुन्नू उसी की तरफ देखने लगता है कि उसके पास जाकर देखना चाहिए। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब बुच्ची और आदि को जेसन नहीं दिखता, तो वो दोनों समझ जाते हैं कि अभी भी जेसन कहीं ना कहीं जिंदा है, और अगर वो ऐसे खुला घूमा तो वो सबकी जान ले लेगा। आदि ये बात सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, और बुच्ची ये सोचता है मार्केट में अगर लोगों को पता लगा कि जेसन उसके हाथ से निकल गया तो उसकी इज्जत कितनी ख़राब हो जाएगी। स्टोर के सामने पहुंचने के बाद कुन्नू ध्यान से देखता है तो आदि की गाड़ी तो नज़र आ जाती है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं होता, जिससे कि कुन्नू सोचता है हो सकता है वो गाड़ी पार्क करके कहीं आसपास चला गया हो, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो शायद वो स्टोर के अंदर होगा। तो यही सोचते हुए कुन्नू अब स्टोर के अंदर जाने लगता है।
कुन्नू स्टोर के अंदर जा तो रहा होता है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ कोई उसे दिख क्यों नहीं रहा, अब तक उसे कोई नहीं मिला। स्टोर के अंदर जाने के बाद वो जब काउंटर के आसपास देखता है तब वहाँ पर भी कोई नहीं आता। कुन्नू को स्टोर का माहौल कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता है कि तभी उसे ज़मीन पर पड़ा खूनी खून नज़र आता है। स्टोर के मालिक मुछी लाल की मुंडी भी वहाँ कटी पड़ी होती है। उसे आदि का टूटा हुआ फ़ोन भी नज़र आता है, जिसे देखकर कुन्नू अब समझ चुका है कि आदि के साथ कुछ तो हुआ है। लेकिन आखिर आदि के साथ ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, और ये अंकल का हाल किसने किया? कुन्नू काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी अपने चड्डी बड्डी के लिए वो उसे ढूंढने के लिए आधी रात में निकल जाता है कि कहीं किसी जगह पर वो उसे सही सलामत मिल जाए और आदि को कुछ ना हुआ हो। इसी उम्मीद से वो आसपास की मार्केट में देखने लगता है, लेकिन इतनी रात में मार्केट सारी बंद होती है। ऐसे ही चलते चलते उसे कहीं दीवार के पीछे से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है कि आखिर किस चीज़ की है, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आता। तो वो वहीं पास की दीवार के सहारे झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अभी भी कुछ खास नज़र नहीं आता। जिसके बाद वो सोचता है दूसरी ओर जाकर उसे देखना चाहिए, हो सकता है इसके पीछे आदि हो। लेकिन कुन्नू इस बात को बिल्कुल नहीं जानता कि वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। कुन्नू को वैसे तो सबसे ज़्यादा डर अंधेरे से ही लगता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके अंदर चला ही जाता है। और जब जाकर देखता है तो जहाँ से आवाज़ें आ रही थी वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, जिसे वो पहचान लेता है। ये तो खूनी जेसन है, जिसे उसने अखबारों में देखा था, और वही है। और वो अपनी टूटी टांग के साथ कुछ कर रहा था, लेकिन तभी जेसन की नज़र कुन्नू पर पड़ जाती है और वो उसे देख लेता है। अपनी खूनी स्किल्स के चलते उसने कुन्नू को देख तो लिया, लेकिन अब कुन्नू को ये समझ आ चुका है अगर वो अभी यहाँ से नहीं भागा तो जेसन उसका क्या हाल करेगा। यही सोचते हुए कुन्नू वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। रोड की तरफ पहुँचने के बाद कुन्नू के दिमाग में आता है क्यों ना मैं अपने स्कूटर तक पहुँच जाऊँ, वहीं से निकल जाऊँगा यहाँ से, बाद में आदि को भी ढूंढ लूँगा। लेकिन जेसन उसके बिल्कुल पीछे भाग रहा है। अब कुन्नू को अपना प्लान बदलना होगा और उसे यहीं कहीं छिपना होगा, क्योंकि अगर वो दूर भागा तो जेसन उसे नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए वो आसपास के ही स्टोर में जाके छिप जाता है, जो कि कपड़ों का होता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस होती हैं, तो कुन्नू सोचता है इन ड्रेसेस के बीच में कहीं घुस जाता हूँ, बस अभी के लिए बच जाऊँ, बाद में तो मैं निकल ही जाऊँगा। यही सोचते हुए एक सोफ़े के पीछे जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है बाहर कि जेसन कपड़ों के स्टोर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अंदर एंटर हो जाता है, जिससे कि कुन्नू काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अब तो वो कहीं भाग भी नहीं सकता। अगर जेसन ने उसे यहाँ देख लिया तो आज ही उसका खेल ख़त्म हो जाएगा। कुन्नू जहाँ छिपा हुआ है वो सोचता है कि वो वहाँ बच जाएगा, लेकिन वो जेसन को जितना हलवा समझ रहा है इतना है नहीं। जेसन एक सेकंड में उसे ढूंढ सकता है, और जैसा कि वो ढूंढ ही लेता है। और उसी टाइम कुन्नू की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जेसन अब बस उसे निपटाने की सोच रहा है। लेकिन अचानक कुन्नू को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं और बस एक सुपर किक दे देता है और पूरी डिस्प्ले जेसन के ऊपर गिरा देता है। जेसन को इससे पहले होश आता, वो उठ पाता इससे पहले कुन्नू वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जेसन उठकर देखता है कि लोंडा तो यहाँ से निकल चुका है, और इस तरफ आधी रात में मजदूरी करने लग रहा है, क्योंकि खुद बूची तो अपनी सुपर बाइक लेके डायरेक्ट बिल्डिंग पर चढ़ गया, लेकिन इसको यहाँ अकेला छोड़ गया। इसे केवल जीने से ही जाना होगा, वो भी 5 मंजिल चढ़ के। कि तभी उसे नीचे कुन्नू भागता हुआ नजर आता है, जिसे आदि पहचान लेता है और उसे आवाज़ लगाने लगता है। कुन्नू आदि की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन आदि उसे हाथ दिखाकर आवाज़ें लगाता है, इधर देखो बेवकूफ़, इधर, मैं इधर ऊपर हूँ, तुम उधर उधर कहाँ देख रहे हो। फिर भी कुन्नू को घंटा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आखिरकार उसे आदि ऊपर नजर आ ही जाता है। तभी कुन्नू बताता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरी मार्केट में देख रहा था, तुम्हारे चक्कर में मेरे पीछे खूनी जेसन भी लग गया है, वो पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। आदि बोलता है, क्या खूनी जेसन? और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि वो अभी तक क्या जिंदा है, मुझे तो लगा वो मर गया। जेसन के ये सब चर्चे हो ही रहे होते हैं कि जेसन वहाँ पहुँच जाता है, और जेसन समझ जाता है मार्केट में आज भी उसका नाम चल रहा है। जेसन को अपने जस्ट सामने देखकर कुन्नू की टाटा फिश हो जाती है और वो वहीं फ्रीज हो जाता है, जैसे कि कोई मूर्ति हो, और हल भी नहीं पाता। डर के मारे ये हाल देखकर
आदि सोचता है कि अगर कुन्नू वहीं खड़ा रहा तो मारा जाएगा, तो ये सोचकर आदि उसे बचाने का डिसाइड करता है। जल्दबाजी में कुन्नू को बचाने के लिए आदि बालकनी से ही स्मैक लगा देता है और सीधा जाकर जेसन के ऊपर गिरता है, क्योंकि कई दिन से जिम नहीं जा रहा, जिस वजह से जेसन नीचे ही दब जाता है। कुछ देर बाद आदि को थोड़ा सा होश आता है, तो उसे एहसास होता है वो ऐसी जगह है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो नीचे हिलते हुए देखता है तो ध्यान देता है वो तो जेसन के ऊपर है, और फिर वो जल्दबाजी में वहाँ से उठने लगता है। लेकिन जब तक आदि को इस बात का एहसास होता कि उसे कुछ करना है, जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि जेसन उसे खींच के रपाट लगा देता है और उसे वहीं गिरा लेता है। लेकिन एन मोमेंट पे कुन्नू वहाँ पहुँच जाता है और आदि को बचा लेता है उसकी लात के नीचे आने से। जब जेसन वापस से अपना पैर उठाता है कुन्नू को मारने के लिए, तो कुन्नू समझ जाता है कि आज वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन अचानक पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो ध्यान से देखता है। जेसन की भी नज़र पड़ती है कि सामने से कोई आ रहा है, और ये क्या, ये तो बूची का हंटर है। बूची इतनी स्पीड से अपनी घोस्ट बाइक के साथ आता है कि एक ही मूव में जेसन को वहीं लेटा देता है। जेसन कुछ नहीं समझ पाता और सीधा मौत के मुँह में चला जाता है। उसे मारने के बाद बूची को शांति मिलती है। कुन्नू को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फाइनली बूची ने आखिर कुन्नू आदि को बचा ही लिया, जिससे कि खुश होकर कुन्नू आदि बूची को हवा में उठा लेते हैं और एक अपना दोस्त बना लेते हैं।